Hello students, again welcome to my YouTube channel Biologicity. In this video we'll discuss some competency focused practice questions of pre-12 biology for the session 2024-2025. Start करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से. Here is question number 5 of CFQ provided by the council. In a laboratory, a biochemical oxygen demand test was conducted with 3 water samples. 3 water sample लिए गए और तीनों के ऊपर एक टेस्ट किया गया. कौन सा वाला? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का. These were marked as follows. जो water samples हैं उनमें A sample river water से लिया गया, B जो है untreated sewage water है. Untreated sewage water, that means here is just a sewage water. ये पूरा का पूरा sewage water ही है, sewage water है. And last जो sample लिया गया discharged water from a sewage treatment plant. Sewage treatment plant वो प्लांट होता है जहाँ पे सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाता है बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज में वाटर सीवेज वाटर को डिस्चार्ज करने से पहले उसमें जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोवाइड किए जाते हैं जो ऑक्सीजन को यूज करके उसको डाइजेस्ट कर देते हैं. तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो वाटर डिस्चार्ज होगा वो लेस हार्मफुल होगा. ठीक है, सो इट इज ट्रीटेड सीवेज वाटर. ट्रीटेड सीवेज वाटर. सीवेज वाटर को ट्रीट कर दिया गया है, मतलब कि ऑर्गेनिक वेस्ट सारा डाइजेस्ट करवा दिया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. आगे पढ़ते हैं. However, the attendant conducting the experiment forgot to note down names of the samples with BOD values. जो अटेंडेंट उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहा था वो भूल गया कि भाई जो बीओडी है वो तो उसने कैलकुलेट कर ली, बस कौन से वाटर की है वो वाटर सैंपल का नाम लिखना भूल गया. अब जो उसके पास वाटर सैंपल उसको देख के तो पता नहीं चल पाएगा कि रिवर वाटर है, अनट्रीटेड सीवेज वाटर है या फिर डिस्चार्ज वाटर है फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. बट उसने बीओडी लेवल्स फाइंड आउट करे, उनको रिकॉर्ड किया. द बीओडी वैल्यूज रिकॉर्डेड आर गिवन बिलो. जो बीओडी वैल्यूज है वो क्या कौन कौन सी हैं? 6 मिलीग्राम पर लीटर, सेकेंड है 300 मिलीग्राम पर लीटर एंड थर्ड है 25 मिलीग्राम पर लीटर. आइडेंटिफाई द करेक्ट वाटर सैंपल विद द बीओडी वैल्यूज फ्रॉम बिलो. नीचे बीओडी, ऊपर बीओडी लेवल दिया गया और नीचे बताया गया कि कौन सी वाला किसकी बीओडी है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बीओडी. बीओडी होता क्या है? इट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. जो भी वाटर है उसमें जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कितने ऑक्सीजन की डिमांड है बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है, दैट इज नोन एज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो अगर ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड है दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा है तो वो वाटर ज्यादा पॉल्यूटेड है, और ऑक्सीजन की कम डिमांड है दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट कम है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम ऑक्सीजन की डिमांड है. सो जितनी कम बीओडी लेवल होगी उतना ही जो वाटर है वो लेस पॉल्यूटेड होगा, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी दैट मीन्स उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट ज्यादा है जिसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड है तो वो ज्यादा पॉल्यूटेड होगा. तो सबसे कम वाले पहले हम लोग बीओडी को देखेंगे तो 6 मिलीग्राम पर लीटर. ये इन तीनों में से रिवर वाटर की ही होगी. रिवर वाटर की बीओडी सबसे कम होगी, और रिवर वाटर का अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हो थोड़ा सा कि डिस्चार्ज वाटर है फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जो वाटर ट्रीट हो गया है उसकी ऑब्वियस है कि रिवर वाटर से शायद कम होनी चाहिए, बट रिवर वाटर में वॉल्यूम ज्यादा है. सीवेज वाटर का रिवर वाटर से वॉल्यूम बहुत ही कम है. तो सबसे कम जो आपकी बीओडी है वो रिवर वाटर की होगी, और सबसे ज्यादा जो बीओडी है वो मोस्ट पॉल्यूटेड वाटर की होगी जो कि सीवेज वाटर है. तो सबसे ज्यादा वाली कौन सी है? 300 मिलीग्राम पर लीटर. सो जो 6 मिलीग्राम पर लीटर है वो सैंपल ए की है, 300 अनट्रीटेड वाटर बी की है, और जो ट्रीटेड वाटर की है जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकला है वो बीओडी सी की है. तो ये ऑप्शंस आई थिंक किसी में भी नहीं दिए गए. जो आंसर की में दिया गया है वो करेक्ट ऑप्शन ए वाला दिया गया, बट ए में भी यहाँ पे थोड़ा सा गलत है. जो 25 मिलीग्राम पर लीटर है वो सी वाले सैंपल की होगी, और 300 मिलीग्राम पर लीटर वो सीवेज वाटर की, अनट्रीटेड सीवेज वाटर की होगी. सो इट इज अ करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है. ए 6 मिलीग्राम पर लीटर, सी 25 मिलीग्राम पर लीटर और बी 300 मिलीग्राम पर लीटर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9.
Given below is the graphical representation of Messelson and Stoll's experiment wherein E. coli cultured in NH4Cl medium ammonium chloride जिसमें कि N15 लिया गया heavy isotope was transferred to a medium containing light isotope containing medium nitrogen containing medium जिसमें कि N14 लिया गया है ammonium chloride में and allowed to multiply for some time. उसको छोड़ दिया गया कि multiply करो. Study the graph carefully and answer the questions that follows. तो इस ग्राफ को स्टडी करना है और आंसर देना है. तो इसके लिए पहले आपको मेसेल्सन एंड स्टॉल का एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस चीज को प्रूव करने के लिए किया था. तो उन्होंने ये बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन मेथड है वो सेमी कंजर्वेटिव है. तो बना लेते हैं एक बार. सपोज यहाँ पे मीडियम लिया गया जिसमें कि नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप है. ये पूरा मीडियम है. अमोनियम क्लोराइड इसमें नाइट्रोजन N15 वाली है. N15 और दूसरा मीडियम है जिसमें नाइट्रोजन का सोर्स N14 है. लाइट आइसोटोप है N14. और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो हो रहे थे, इकोलाई बैक्टीरिया मैंने ये बना दिए, उनको ट्रांसफर किया गया N14 कंटेनिंग मीडियम में. एंड आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए में नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे नाइट्रोजन में जब N15 जब खाने में हमने हैवी नाइट्रोजन दिया तो N15 नाइट्रोजन अगर चाहिए तो N15 वाला जाएगा. और जब हमने मीडियम में भैया N14 दी है तो यहाँ पे जो डीएनए बनेगा वो N14 लेके आइसोटोप बनेगा. तो इनके एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ किया गया था, जो डीएनए है पहले वाले डीएनए में मीडियम में डीएनए के दोनों ही स्ट्रैंड में जो नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन है वो N15 वाले होंगे. N15 और जब इसको ट्रांसफर किया गया तब क्या होगा, ये दोनों ही स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, रेप्लिकेशन के टाइम पे ओपन होते हैं. तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, अनकॉइल होते हैं ना, पूरे एक साथ नहीं होते. ये आप एक मॉलिक्यूलर वाले चैप्टर को रिफर करना पड़ेगा. और इसमें जो नया स्ट्रैंड बनेगा वहां पे तो N14 ही अवेलेबल है, तो नाइट्रोजन ऑब्वियस है न्यू स्ट्रैंड में N14 वाला ही होगा. इस तरह से फिर फर्दर मल्टीप्लीकेशन हुआ. यहाँ पे बना देते हैं. अगेन दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए. रेड कलर N15 वाला शो कर रहा है और यहाँ पे ब्लू कलर N14 वाला. अगेन मीडियम तो अभी हमने चेंज किया ही नहीं, N14 वाला है, तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें N14 वाला डीएनए और इसमें तो N14 होगा ही होगा. सेम वे में फिर अगेन रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ. ये वाला डीएनए स्ट्रैंड ओपन हुआ और दूसरा कैसा गया, ब्लू गया. ये वाला हुआ तो दोनों ही ब्लू है. इन दोनों में सामने ब्लू 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 ब्लू. तो आप देख रहे होगे हर स्टेज में यहाँ पे ब्लू का कंटेंट ज्यादा हुआ. सेम एक ही स्ट्रैंड को भी एक लेके चल रहा है, दूसरे साइड भी सेम पैटर्न जा रहा हो जो इस साइड हम लोगों ने किया दूसरे वाले में. यहाँ पे एक रेड बाकी सब ब्लू इस तरह से. तो ब्लू कलर देखिए जैसे जैसे एप्लीकेशन हो रहा है वो ज्यादा होता चला जा रहा है, मतलब कि नए स्ट्रैंड जितने भी बन रहे होंगे वो N14 वाले होंगे. तो हमें यहाँ पे ऑप्शंस में बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है. तो कौन सा है आप देखिएगा साइड वाले डायग्राम में पी वाले का अमाउंट बढ़ रहा है टाइम्स इन मिनट्स और डीएनए परसेंटेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स इस एक्सेस पे दिया गया. तो परसेंटेज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स किसका बढ़ रहा है, पी वाले का बढ़ रहा है. और पी वाला जब बढ़ रहा है दैट मीन्स कौन सा वाला डीएनए बढ़ रहा था अभी इस डायग्राम में अगर आप देख रहे थे, ब्लू कलर का डीएनए बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि नया स्ट्रैंड में N14 वाला ही एड ऑन हो रहा है और दोनों ही स्ट्रैंड में N14 है. आगे जाके सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में तो आपका बचा है, ये देखिएगा एक ही स्ट्रैंड में तो आपका रेड वाला बचा है, ये वाला. और इधर एक स्ट्रैंड में जब सेम पैटर्न इस वाले स्ट्रैंड में जाएगा तो इधर भी एक होगा. तो N15 वाला है तो बट बहुत ही कम है, बाकी जितने भी नए स्ट्रैंड बन रहे हैं सब में N14 वाला ही है. तो ऐसा तो नहीं है कि N15 बिल्कुल ही नहीं है. सो P वाला जो डिनोट कर रहा होगा वो इसका अमाउंट बढ़ रहा है तो दोनों स्ट्रैंड में N14 होगा. तो P वाला N14 और N14 है. और धीरे धीरे यहाँ पे देखिएगा Q वाले में देखिएगा कि जो अमाउंट है डीएनए का परसेंटेज है वो कम होता चला जा रहा है. तो कौन से वाले का कम हो रहा होगा, इसमें कि N15 एंड N14 है. ये नहीं बोल सकते कि दोनों में ही N14 N15 भी होगा उनके साथ N14 भी होगा. कभी भी दोनों में N15 नहीं हो सकता क्योंकि ये मीडियम से हमने उसको ट्रांसफर कर चुके हैं. N15 वाले से ट्रांसफर कर देते ना, एक स्ट्रैंड में ही सिर्फ N15 होगा, दोनों में नहीं होगा. तो Q वाले में N14 एंड N15 होगा. तो P में दोनों ही
N14 होना चाहिए और Q वाले में N8 तो 15 होगा ही होगा, दूसरे में N14 होगा। ये ऑप्शन देखिए किस में दिया गया है, N14 इसमें नहीं, 15 नो। लास्ट ऑप्शन में P N14 एंड Q N14 है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको ये करेक्ट आंसर मैंने हाईलाइट किया इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द Atlantic cod Gadus scalarius is a fish which lays about 5 million eggs in its lifetime. एक फिश है जो 5 मिलियन एग्स पूरे अपने लाइफ टाइम में देती है। On an average, only 2 of these eggs survive to become an adult cod. एवरेज अगर हम देखते हैं सिर्फ लगभग 2 ही एग सर्वाइव करते हैं एज एडल्ट कॉड। हाउ डज दिस प्रमोट इवोल्यूशन? ये कैसे इवोल्यूशन को प्रमोट करेगा? So this question is based on Darwinian reproductive fitness पे based है, डार्विन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जिसमें कि नेचुरल सिलेक्शन आंसर था इनका, जो थ्योरी बेस्ड थी नेचुरल सिलेक्शन पे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के ऊपर। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन को स्टडी करना है। पहला ऑप्शन रीड करते हैं, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल सो बिकम बेटर एडेप्टेड। नो, आइडेंटिकल होते तो सारे के सारे या तो सर्वाइव करते हैं, सारे के सारे ही ना करते, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। laying many eggs provide food for other species to survive and become better adapted. No, तब भी 2 से ज्यादा केसेस होते हैं भाई 2 ने सारे इतने सारे एग्स को खा लिया, ऐसा नहीं होगा। some young cod change to become adapted to environment and survive and pass on their genes. कुछ ही यंग कॉर्ड्स अडेप्ट कर पाए एनवायरमेंट के में और अपने जीन को पास ऑन किया। ये थोड़ा सा सही है, बट फिर भी हमें सारे ऑप्शंस को रीड करना होता है। ये अभी हम इसको सही मतलब कंसीडर करके चलेंगे, लास्ट वाले को पहले रीड करेंगे। ऑफस्प्रिंग विद फेवरेबल वेरिएशंस सर्वाइव एंड पास ऑन देयर जीन। जब आप सी वाले और डी वाले में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंजेस दिखेंगे, डिफरेंसेस दिखेगा। सम यंग कॉड चेंज टू बिकम अडेप्टेड। यंग कॉड कैसे चेंज हो जाएंगे भैया, वो तो यंग है, अभी भी डेलिकेट है, तो उनमें कैसे अडेप्टेशन, और अडेप्टेशन तो थोड़े लेटर ऑन स्टेजेस में डेवलप होगा, यंग में इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। सो ऑफस्प्रिंग विद फेवरेबल वेरिएशन, वो ऑफस्प्रिंग जिसमें ऑलरेडी वेरिएशंस आ चुके हैं उनके पेरेंट्स से, वही सर्वाइव कर पाएंगे और अपने जीन्स को आगे पास ऑन कर पाएंगे। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यानी नेचुरल सिलेक्शन में आपका डी वाला पॉइंट जा रहा है। अगर हमें आप सी वाले पे जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि ह्यूमंस में भी जो यंग वंस होते हैं वो ज्यादा डिजीजेस कॉज होने में उनमें चांसेस होते हैं, वो अभी उनमें इतना अडेप्टेशन नहीं होता, उनको इम्यूनिटी मदर मिल्क से मिलती है, तो किस तरह से अडेप्ट करेंगे या चेंज करेंगे। तो सेम पैटर्न में जो लास्ट वाला है आपका ऑफस्प्रिंग विद फेवरेबल वेरिएशन, तो वेरिएशन उनको पहले से मिले हैं, वही सर्वाइव कर पाएंगे और अपनी जीन्स आगे पास ऑन करेंगे। तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो इज हाईलाइटेड आंसर इज ऑलरेडी हाईलाइटेड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन और रीजन बेस्ड है। इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है यहाँ पे, डीएनए के नंबर्स, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसको एम्पलीफाई करना। DNA polymerase एक एंजाइम है is used to amplify a piece of DNA, ठीक है, एंजाइम है डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए रोल प्ले करता है बाय इन विट्रो एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन। इन विट्रो मतलब लैब कंडीशन में आउटसाइड द सेल, वहां पे डीएनए को रेप्लिकेट करने में रोल प्ले करेगा। असर्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट रीजन पढ़ लेते हैं। एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन प्रोसेस, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का प्रोसेस है वो प्रोग्रेस करता है, आगे कंटिन्यू होता है। द डीएनए जनरेटेड इज इटसेल्फ यूज्ड एज अ टेम्पलेट। हाँ, जो डीएनए जनरेट हो रहा है वो टेम्पलेट की तरह ही यूज होगा फॉर रेप्लिकेशन। ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ऊपर वाले क्वेश्चन में किस चीज को हाईलाइट किया आप देखिएगा, वहां पे डीएनए पॉलीमरेज की बात हो रही है। डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द डीएनए, तो सेकंड में रीजन में ये होना चाहिए कि डीएनए पॉलीमरेज का जो फंक्शन है वो आना चाहिए था कि DNA polymerase is used to add new nucleotide in the growing chain of DNA. DNA की जो ग्रोइंग चेन है, जो नई चेन पोलीमराइज हो रही है, वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने का काम करेगा। बट यहाँ पे ये बोल रहा है जैसे जैसे पीसीआर होगा तो डीएनए जो बन रहा है वो टेम्पलेट की तरह ही यूज हो जाएगा आगे की साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए। तो दोनों ही ऑप्शंस तो करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे बी वाला जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। आंसर की में इसका ए दिया गया है, बट ए को आप कंसिडर नहीं करेंगे। B1 इज करेक्ट, ये बी वाला आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21,
अ चिंपैंजी कैन होल्ड ऑब्जेक्ट्स विद इट्स हैंड। जो चिंपैंजी होता है वो अपने हाथों से चीजों को पकड़ लेता है। वेयर इज द एलिफेंट कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट बाय इट्स ट्रंक। एलिफेंट ट्रंक से होल्ड करता है। तो हाउ वुड यू क्लासिफाई द ऑर्गन हैंड एंड ट्रंक बेस्ड ऑन एन इवोल्यूशन। तो कैसे क्लासिफाई करेंगे इवोल्यूशन के बेसिस पे कि हैंड एंड ट्रंक कैसे कनेक्टेड है। तो हैंड एंड ट्रंक दोनों ही बिल्कुल स्ट्रक्चरली बिल्कुल डिफरेंट है, बट दोनों ही काम किसका कर रहे हैं, होल्डिंग का कर रहे हैं। तो हम लोगों ने दो तरह के ऑर्गन्स को पढ़ा, एक होमोलोगस ऑर्गन और दूसरा हमने एनालॉगस ऑर्गन को स्टडी किया है। एनालॉगस ऑर्गन, तो होमोलोगस में स्ट्रक्चर सेम फंक्शन डिफरेंट, एनालॉगस में स्ट्रक्चर डिफरेंट बट फंक्शन सेम। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन सेम है, तो एनालॉगस ऑर्गन आंसर होगा इसका। सो हियर इज द आंसर, एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, डीएनए का स्ट्रेच है, या हाँ डीएनए का नहीं, ए बी और नीचे एमआरएनए। अच्छा ऑलरेडी एमआरएनए यहाँ पे लिखा, तो ये एमआरएनए हेट्रोजेनस आरएनए ए बी इस तरह से लिखा है। ये एक्स यहाँ पे मेंशन्ड है, एक साइड 5 डैश एंड है, एक साइड 3 डैश एंड है, अगेन यहाँ पे 5 डैश है, 3 डैश। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपिंग एंड टेलिंग दिया गया, तो एमआरएनए की कैपिंग और टेलिंग होती है। 5 एंड को प्रोटेक्ट करने के लिए कैपिंग होती है और लास्ट में पॉली ए टेल रहती है। क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए और बी क्या है, अगर आप देख रहे होगे एमआरएनए नीचे, एमआरएनए में बी पार्ट नहीं है, सिर्फ ए पार्ट है। सो जब बी पार्ट नहीं है तो बी पार्ट क्या होगा, यहाँ पे इंट्रॉन स्प्लाइस आउट हो जाते हैं। ये सारे जो बी है सारे के सारे क्या है, इंट्रॉन है। इन बिटवीन बीच में आ जाना इंट्रॉन, और ए क्या है, एक्सॉन है। तो ए सारे कोडिंग पार्ट है, कोडिंग पार्ट को एक्सॉन को बोलते हैं। जब पूरा एचएनआरएनए से हेट्रोजेनस आरएनए जब बनता है, ये यूकैरियोटिक सेल में होता है, तो ये इंट्रॉन्स को हटा स्प्लाइस आउट कर दिया जाता है, सारे एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है, तो आपका एमआरएनए बन जाता है। तो ए क्या है आपका, एक्सॉन, और इन बिटवीन बीच में आ जाना नॉन कोडिंग रीजन को, दैट आर इंट्रॉन। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट सिंथेसाइज्ड अ सी डीएनए कॉपी बनाई गई, आरएनए से डीएनए की कॉपी, फ्रॉम एक्स आरएनए से एक डीएनए बनाया गया। ये एक्स क्या है, इट इज आरएनए। देख लेते हैं, इससे आपका कॉपी बनाई गई सी डीएनए, आरएनए, ये आरएनए था, इससे सी डीएनए बनाया गया। सी डीएनए में क्या क्या चीजें होंगी, ए पार्ट भी होगा और बी पार्ट भी होगा इसमें, और ये सी डीएनए बन गया। तो बी पार्ट का तो कोई फंक्शन ही नहीं होता है, तभी तो यूकैरियोटिक सेल में जब एचएनए आरएनए बनता है तो इसमें स्प्लाइसिंग होती है, तब जाके मैच्योर आरएनए बनेगा, जिसको हम लोग एमआरएनए बोलते हैं। इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो अगर हमने ये कॉपी बना दी तो ये तो किसी काम का ही नहीं है। ये आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बायोटेक्नोलॉजी सिंथेसाइज अ cDNA फ्रॉम xRNA यूजिंग अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। वो एंजाइम जो आरएनए से डीएनए बनाता है उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। एंड इंसर्टेड दिस cDNA इनटू अ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। और इस cDNA को, जो ये cDNA मिला है, ये जिसमें कि इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों ही है, इसको ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया। ई कोलाई में इसको डाल दिया। इसके ई कोलाई के अंदर क्या है, प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड है, ये। और ये जो cDNA है, इस cDNA, ये जो cDNA है, ये किसकी कॉपी है, xRNA की। और xRNA में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों ही है। तो यहाँ पे एक्सॉन भी हाईलाइट कर देते हैं, ये इस तरह से कलर यूज कर लेती हूँ। ये 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 इंट्रॉन्स है और पिंक कलर से मान लिया एक्सॉन है। तो क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है ई कोलाई, इसमें स्प्लाइसिंग वाला मैकेनिज्म होता ही नहीं है, ये यूकैरियोटिक सेल में है, तो इंसुलिन नहीं बनेगा। क्योंकि इंसुलिन बनने के लिए हमें cDNA वो देना है जिसमें कि सिर्फ एक्सॉन हो, इंट्रॉन ना हो। बिकॉज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद प्रोसेसिंग होती है, कैपिंग या टेलिंग या स्प्लाइसिंग, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है। तो जब हम लोग xRNA की cDNA बनाएंगे और उसको इंट्रोड्यूस करेंगे ई कोलाई के प्लाज्मिड में, और फिर ई कोलाई को यूज करेंगे फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन, वहां पे इंसुलिन नहीं बनेगा। आंसर्स को रीड कर लेते हैं। पहला आंसर है ए एक्सॉन है, बी इंट्रॉन है। दूसरा का आंसर है नो,
वहां पे इंसुलिन नहीं बनेगा सिंस cDNA सिंथेसाइज्ड फ्रॉम xRNA, क्योंकि xRNA से cDNA बना है जो कि HN हेट्रोजेनस RNA, और हेट्रोजेनस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सॉन इंट्रॉन दोनों है. इट विल हैव इंट्रॉन व्हिच कैन नॉट बी स्प्लाइस्ड इन ई कोलाई एज इट डज नॉट हैव एंजाइम फॉर इट. वहां पे ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग के लिए एंजाइम ही नहीं होता ई कोलाई में आपका स्प्लाइसिंग के लिए. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. A passenger met with a minor accident and started bleeding through skin. एक पैसेंजर उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, उसके स्किन से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई. He was immediately rushed to the nearby hospital. वो तुरंत ही एक नियर बाय हॉस्पिटल में गया. The doctor immediately gave tetanus antitoxin to him. डॉक्टर ने तुरंत ही उस पैसेंजर को टिटनस एंटीटॉक्सिन दे दिया. A part, why did the doctor not administer a tetanus vaccine? डॉक्टर ने उसको टिटनस वैक्सीन क्यों नहीं दी और टिटनस एंटीटॉक्सिन क्यों दिया? क्योंकि अगर टिटनस वैक्सीन डॉक्टर देता और पैसेंजर के इम्यून सिस्टम के फंक्शन होने में काम करने के लिए वो वेट करता, तब तक उस पैसेंजर को टिटनस हो चुका होता. तो इमीडिएट एक्शन के लिए तुरंत ही जो बैक्टीरिया के थ्रू टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है उसका इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम, मतलब इन्फेक्शन ना हो, इसलिए डॉक्टर ने टिटनस एंटीटॉक्सिन दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन के केस में जब हम उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस को माइल्ड फॉर्म में या किल्ड फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट कराते हैं, वैक्सीन को इंजेक्ट कराते हैं, दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन. और जब वो पर्सन उस पर्टिकुलर माइक्रोब के लिए इम्यूनाइज हो जाता है, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उसके अगेंस्ट, तब हम बोलेंगे उसको इम्यूनाइजेशन. तो आंसर को रीड कर लेते हैं. पहला का आंसर है टू प्रोवाइड इमीडिएट इम्यूनिटी. तुरंत इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर ने उसको टिटनस एंटीटॉक्सिन दिया. और वेयर एज द वैक्सीन इम्यूनिटी इट टेक्स टाइम. अगर वैक्सीन देते तो उसमें टाइम लगता और उस पेशेंट को टिटनस हो जाता. एक्सप्लेन द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन. वैक्सीनेशन इज अ टर्म यूज्ड फॉर गेटिंग अ वैक्सीन. वैक्सीनेशन किस लिए? सिर्फ वैक्सीन लेने के को हम लोग क्या बोलते हैं? वैक्सीनेशन. दैट इज एक्चुअली हैविंग द इंजेक्शन और टेकिंग एन ओरल वैक्सीन डोज. इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ बोथ गेटिंग द वैक्सीन एंड बिकमिंग इम्यून टू द डिजीज आफ्टर वैक्सीनेशन. मतलब कि जब आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए, तब हम बोलेंगे कि जो बॉडी है वो इम्यूनाइज हो गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A genesis discover a new gene in a fungal genome. एक जेनेसिस ने फंगल जीनोम में होल डीएनए कंटेंट, एक नया जीन को डिस्कवर किया. Given below is a stretch of a DNA of a structural gene of a transcription unit. नीचे आपका ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के स्ट्रक्चरल जीन के डीएनए सीक्वेंस को दिया गया है. स्ट्रक्चरल यूनिट कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन जो कि जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट को कोड करने की, एंड टर्मिनेटर रीजन. प्रमोटर रीजन जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होना होता है वो साइट होती है. टर्मिनेटर रीजन जहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड होना होता है. मेन इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल जीन के पास होती है. तो स्ट्रक्चरल जीन के डीएनए सीक्वेंस यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है. और जो डीएनए सीक्वेंस दिया गया है वो 5' to 3' डायरेक्शन में दिया गया है. 5' to 3', और हमें पता है डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो एक स्ट्रैंड अगर हमें पता है तो दूसरा स्ट्रैंड ऑब्वियस है जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होगा. 3' to 5', तो सिंपली यहाँ पे 5' to 3' डायरेक्शन में दिया गया. ए पार्ट में पूछ रहा है, राइट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द करस्पॉन्डिंग एमआरएनए स्ट्रैंड दैट विल बी ट्रांसक्राइब्ड अलोंग विद इट्स पोलैरिटी. तो जो ये डीएनए का स्ट्रैंड दिया गया है, जो डीएनए गिवन है, उससे एमआरएनए सीक्वेंस क्या बनेगा? तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में होता है. ट्रांसक्रिप्शन ऑलवेज अकर्स इन 5' to 3' डायरेक्शन. तो जो डीएनए रीड होता है वो कौन सा वाला स्ट्रैंड रीड होता है? जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' एंड होती है, जस्ट अपोजिट पोलैरिटी वाला रीड होता है. तो ये जो एमआरएनए बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है उस डीएनए की जो कि 5' to 3' में होता है. तो यहाँ पे जो डीएनए दिया है वो 5 to 3 में ऑलरेडी गिवन है, तो एमआरएनए का सीक्वेंस भी सेम रहेगा. बट आरएनए में थायमिन की प्लेस पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है. तो सेम सीक्वेंस हमें लिखना है 5' to 3' डायरेक्शन में, बट थायमिन की प्लेस में हमें यूरेसिल को प्लेस करना है. तो फर्स्ट ए देन यू और जी. ऊपर ATG है तो यहाँ पे AUG हो गया. और हमें पता है एमआरएनए में हमेशा स्टार्टिंग कोडॉन AUG होगा, तो ये करेक्ट है. देन GUC, UCU, CAG, GUC वेरियस कर देते हैं. GUC ऊपर वाले का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री लिखते चले जा रहे हैं. GUC एंड CCC सेम ही रहेगा. ये 5' to 3' डायरेक्शन में एमआरएनए का सीक्वेंस होगा. लिख दिया एमआरएनए का. नेक्स्ट पूछ रहा है, इफ GUC ऑफ ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए इज एन इंट्रॉन. GUC जो है
ये इंट्रॉन है, तो 2 GUC के सीक्वेंस दिए गए, इंट्रॉन है। तो हाउ मेनी बेसिस विल बी प्रेजेंट इन mRNA, कितने बेसिस प्रेजेंट हैं mRNA में। तो mRNA में अगर ये इंट्रॉन है तो इंट्रॉन आपका रिमूव हो जाते हैं सीक्वेंस में और सारे एक्सॉन एक साथ एड ऑन कर दिए जाते हैं। ये ग्रीन से मैं एक्सॉन को हाईलाइट कर रही हूँ। टोटल कितने होंगे इसमें, 3, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें। तो टोटल यहाँ पे हो गए 12 नाइट्रोजनस बेसिस या न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं। GUC क्या है यहाँ पे, इंट्रॉन है, इसको हटा देंगे। तो टोटल कितने थे आपके DNA में, 18 थे यहाँ पे, लेकिन mRNA में कितने होंगे, 12 बेसिस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ C of fourth codon is replaced by T, यहाँ पे फिर से देखते हैं इसी को। फोर्थ कोडॉन, कोडॉन क्या होता है, 3 के सेट में जो हम लोग DNA सीक्वेंस को mRNA में सीक्वेंस कोड रीड करते हैं, तो 3 के सेट में रीड होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे। तो ये 3 का सेट, फिर दूसरा 3 का मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये 3 का सेट, देन ये 3 और ये 3, बीच में भी 3, ये टोटल कितने कोडॉन हो गए। ये फॉर ईज ऑफ स्टडी मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया, 3 के सेट अलग अलग विजिबल है, इसलिए मैंने 2 कलर यूज किए हैं। इंट्रॉन एक्सॉन से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो ये टोटल कितने कोडॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 कोडॉन है। और बोल रहा है कि इफ C ऑफ फोर्थ कोडॉन, तो फोर्थ कोडॉन कौन सा है आपका, दिस वन CAG, ये वाला आपका फोर्थ कोडॉन है। इसके C क्या आ जाए, T आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TAG ये बन जाएगा। देन इट विल लीड टू विच टाइप ऑफ म्यूटेशन, तो यहाँ पे कौन सा टाइप का म्यूटेशन होगा अगर TAG आ जाएगा। तो जब TAG होगा तो DNA में, तो mRNA में इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, UAG। T का क्या होगा, UAG, और UAG हमें पता है कौन सा कोडॉन होता है, स्टॉप कोडॉन होता है। और स्टॉप कोडॉन वो कोडॉन है जहाँ पे नया अमीनो एसिड नहीं एड ऑन होता है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन में, ट्रांसलेशन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। जब ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द presence of stop codon, then that mutation is known as nonsense mutation। उस म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉनसेंस म्यूटेशन। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है, चूज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो कौन सा म्यूटेशन होगा, नॉनसेंस म्यूटेशन होगा। यहाँ पे 2 और म्यूटेशंस दिए हैं, उनके बारे में भी हम थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एक दिया गया है सेम सेंस म्यूटेशन। जब आप कोडॉन वाली चार्ट को देखोगे तो वहां पे बहुत सारे कोडॉन्स हैं जो एक ही अमीनो एसिड को कोड करते हैं। तो एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन है, कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स में इस तरह से चेंज हो कि वो दूसरा कोडॉन बन जाए जो कि सेम अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, तो सेम सेंस हो जाएगा। या फिर इस तरह से वो हो जाए कि दूसरे कोडॉन को कोड कर रहा है और कोई अनदर अमीनो एसिड कोड हो रहा है, तब वो मिस सेंस हो जाएगा, दूसरा अमीनो एसिड ऐड हो गया। और जब वहां पे स्टॉप हो जाता है ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन, तब वो नॉनसेंस होता है। होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट, डी, how many amino acid will be present in the polypeptide chain obtained from this mutated DNA। जो ये mutated DNA है उसमें कितने अमीनो एसिड होंगे। म्यूटेटेड डीएनए में कहाँ पे स्टॉप हो जा रहा है, फोर्थ कोडॉन पे ये स्टॉप हो जा रहा है। तो इसके पहले कितने कोडॉन है, 1 2 3 ही कोडॉन है। तो 3 कोडॉन 3 ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे, तो कितने होंगे ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड में, सिर्फ 3 ही होंगे। लास्ट क्वेश्चन, consider a hypothetical situation if this type of mutation occur in Y gene of lacoperon in E. coli, then what effect will it have on the synthesis of all the 3 enzymes? Give a reason in support of your answer। इसको इरेज कर देते हैं, फिर आंसर को। लैकोपेरॉन आपको पता है, लैकोपेरॉन में टोटल कितने जीन्स होते हैं, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने का आपका ओपेरॉन है, जिसमें कि आपके टोटल 3 जीन होंगे, Z Y A। जेड जीन किसको कोड करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को। वाई जीन किसको कोड करता है, परमीएज को। और इसी सीक्वेंस में अरेंज होता है लैकोपेरॉन में। और ए किसको कोड करता है, ट्रांसएसिटाइलेज को। अगर ये स्टॉप कोडॉन वाला जो म्यूटेशन है वो वाई जीन में हो रहा है, तो वाई जीन का भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ए जीन का भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो लैकोपेरॉन में सिर्फ जेड वाला ही ट्रांसलेट होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज ही बनेगा, बाकी के ये दोनों परमीएज एंड ट्रांसएसिटाइलेज नहीं बनेंगे। सो हियर इज द आंसर। पहला आपका mRNA का सीक्वेंस वही दिया गया है, बस टी के प्लेस पे यू है, AUG स्टार्टिंग में आता ही है। टोटल आपका GUC 3 थे, तो 2 थे,
दोनों में 3 3 थे, तो 18 टोटल में से 18 में 6 माइनस किया 12 ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तीसरा नॉनसेंस म्यूटेशन है, 3 अमीनो एसिड कोड हो गए, बीटा गैलेक्टोसाइड ही सिर्फ सिंथेसाइज होगा परमेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज नहीं सिंथेसाइज होंगे, लैक्सेट जीन ही सिंथेसाइज हो रहा है, बाकी के दो वाई और ए आ गए। क्वेश्चन नंबर 72, ब्लड सैंपल्स ऑफ 3 इंडिविजुअल्स ए बी एंड सी, 3 इंडिविजुअल हैं ए बी सी, were collected and sent for DNA analysis is took out for mutated gene। अब DNA analysis के दिया और mutated gene को स्टडी करने के लिए दिया गया। The given image represent the different alleles of globin chain। ये आपके जो इमेज है वो ग्लोबिन चेन्स के क्रोमोसोम एंड नंबर ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा एंड डेंटल चेन ऑफ हीमोग्लोबिन का दिया गया है डायग्राम फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव एलील। किस भाई ये ऊपर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, इस क्रोमोसोम से जो चेनें बन रही हैं अल्फा बीटा डेल्टा जो गामा जो भी है वो नीचे दे रखा गया। स्टडीड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस डायग्राम को हमें स्टडी करना है अच्छे से और सारे क्वेश्चंस के आंसर देना। तो पहले आप डायग्राम को एक बार स्टडी करिए, देखिएगा पहले वाले डायग्राम में अल्फा एंड बीटा बैलेंस्ड है, कोई भी अकेले नहीं, 4 चेन होती है हीमोग्लोबिन में, चारों में, यहाँ पे सब में 4 4 चेन है हर एक मॉलिक्यूल में। मान लिया ये हीमोग्लोबिन का 1, ये 2, ये 3 और ये 4, चारों में 4 4 चेन है, ठीक है। इसमें एक में 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है और सिर्फ यहाँ पे 4 है, बाकी कितने आपके खाली है जो बैलेंस्ड नहीं है, 1 2 3 4 5 6, इतने सारे के पास सिंगल सिंगल। नेक्स्ट लास्ट वाले में अगर देखेंगे उसमें काउंट कर लेते हैं सिंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसमें बीटा चेन है ही नहीं, डेल्टा और गामा है और मोर एफिशिएंसी ऑक्सीजन कैरिंग करने की किसमें होती है, बीटा में होती है। तो इस डायग्राम से हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि पहला वाला नॉर्मल है, सेकंड वाले में बीटा चेन है और बहुत ही लेस नंबर ऑफ अल्फा के साथ अदर मॉलिक्यूल नहीं है एज कम्पेयर टू द लास्ट वन। तो सेकंड वाला माइनर थैलेसीमिया है, लास्ट वाला मेजर थैलेसीमिया है और ये नॉर्मल है। पहला नॉर्मल क्यों है, सबके पास बैलेंस्ड है सारी चेन से। सेकंड वाले में बीटा भी अल्फा भी बट कुछ आपके कुछ चेन्स नहीं अवेलेबल है, तो ये माइनर वाले केस में आएगा। लास्ट वाले में बीटा नहीं है जो कि ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की और यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा सिंगल चेन है, तो ये मेजर थैलेसीमिया में आएगा। इसके क्वेश्चंस को अब रीड करते हैं, तो अभी स्टेटमेंट और स्टडी करा है ग्राफ को। इंटरप्रिटेट द अबव इंफॉर्मेशन बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो नीचे दी गई टेबल को हमें करना है। ए वाला नॉर्मल है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन होगा। बी वाले में अभी हम लोग ने स्टडी करा है क्या होगा, थैलेसीमिया माइनर होगा। अगर माइनर केस है, बीटा चेन है बट कुछ में नहीं है, तो माइल्ड एनीमिया है। एनीमिया मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी उसकी ब्लड की। थैलेसीमिया मेजर, लास्ट वाले में बीटा चेन ही नहीं थी, अल्फा डेल्टा थी और बहुत सारे सिंगल सिंगल थे, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। तो सीवियर एनीमिया, पुअर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, consider a hypothetical situation wherein B individual undergo a test cross। टेस्ट क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें कि गिवन इंडिविजुअल को हम लोग रेसेसिव वाले कैरेक्टरिस्टिक वाले जीनोटाइप से क्रॉस कराते हैं। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग विल सफरिंग फ्रॉम मेजर जेनेटिक डिसऑर्डर। तो ये थोड़ा सा सिलेबस से अपर लेवल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टडी करते हैं। जो आपका माइनर थैलेसीमिया होता है उसमें सिर्फ एक ही जीन डिफेक्टिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो बी वाला था वो माइनर वाला था केस, माइनर थैलेसीमिया का, इसमें सिर्फ एक ही एलील डिफेक्टिव होता है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे, एच बी एक बिल्कुल सही होगा और एक ही वाला डिफेक्टिव है तो एस बी के ऊपर टी बना दिया डिफेक्टिव वाली। और जो मेजर वाला होता है उसमें दोनों ही हीमोग्लोबिन के जो एलील्स या जीन्स होते हैं वो डिफेक्टिव होते हैं, तो रेसेसिव वाले से ही हमें क्रॉस कराना होता है टेस्ट क्रॉस में। तो रेसेसिव कौन सा है, जिसमें कि दोनों डिफेक्टिव हो, तो मैंने किस तरह से शो किया, एच बी के ऊपर टी, एच बी के ऊपर टी, और बी वाले को किससे किया, एक तो नॉर्मल है और एक डिफेक्टिव है, ये माइनर वाले केस में। अब इसको हम लोग क्रॉस करा लेंगे, तो बी वाले का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, एच बी एंड एच बी डिफेक्टिव वाला, ये जीनोटाइप हो गया। दूसरा हमें रेसेसिव से क्रॉस कराना होता है टेस्ट क्रॉस में, जो मेजर में आएगा, दोनों ही डिफेक्टिव है। इस तरह से ऑटोसोमल है इसलिए हमने यहाँ पे एक्स और वाई नहीं यूज किया है, ये आपका ऑटोसोमल डिजीज है तो एच बी यूज करेंगे लेटर्स को। ठीक, इसमें जीन्स बने, जीन्स आपके हमेशा सर्कल में ड्रॉ करेंगे, सर्कल के अंदर एच बी एक जीन इस तरह का, दूसरा इस तरह से, गैमीट्स, सॉरी नॉट जीन, गैमीट्स बनने के टाइम पे सेम सेमी गैमेट्स बनेंगे, सब में डिफेक्टिव वाला ही केस जाएगा, एच बी टी डिफेक्टिव। अब क्रॉस हुआ, क्रॉस के बाद जो भी नेक्स्ट प्रोजनी आई F1 ही आप नोट कर देते हैं, तो ये नॉर्मल, ये डिफेक्टिव,
HB तो माइनर वाला थैलेसीमिया है। नेक्स्ट HP, HBT अगेन माइनर वाला, ये दोनों ही डिफेक्टिव, HBT, HB डिफेक्टिव मेजर थैलेसीमिया, HBT, HBT ये डिफेक्टिव। तो यहाँ पे 50% में माइनर हो रहा है थैलेसीमिया और 50% में मेजर थैलेसीमिया हो रहा था। आंसर इज 50%। नेक्स्ट है इसका, व्हाट टाइप ऑफ म्यूटेशन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर डिपिक्टेड अबव। कौन सा टाइप का म्यूटेशन होता है? तो अगर हम लोग देखेंगे जो बी वाला या फिर जो भी थैलेसीमिया है, इट इज बिकॉज ऑफ डिलीशन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। या तो वो डिलीशन म्यूटेशन की वजह से होता है या फिर पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। तो अगर डिलीशन म्यूटेशन है तो डिलीशन म्यूटेशन की वजह से फ्रेम शिफ्ट, रीडिंग फ्रेम डिफरेंट शिफ्ट हो जाएगा कोडॉन का, तो ये रिजल्ट in फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, पॉइंट म्यूटेशन भी आंसर हो सकता है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी हो सकता है। सो ये आपका आंसर दिया गया, 50% ऑफ स्प्रिंग मेजर थैलेसीमिया होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, Okazaki fragments are a smaller section of DNA that are formed during the process of DNA replication in prokaryotic and eukaryotic cell। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डीएनए होता है तो वो पूरा ओपन नहीं होता है एक बार में। सपोज ये वाला स्ट्रैंड है 5' to 3' एंड, और इसका दूसरा स्ट्रैंड है 3' to 5' एंड, और हमें पता है कि हमेशा सिंथेसिस 5' to 3' होती है। तो ये वाला जो स्ट्रैंड है ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, तो ये 5' to 3' ये वाला तो सिंथेसाइज कंटिन्यूएशन में होता है, और बाकी ये वाला पूरा या तो वेट करना पड़ेगा पूरा ओपन हो जाए, तब तक अगर ये पूरा ओपन होगा तो ये वहां पे फिर से कॉइल हो सकता है। इसलिए जितना ये ओपन होता चला जा रहा है, सपोज ये इतना ही अगर ओपन हुआ है तो 5' to 3' डायरेक्शन में हाफ हाफ सेगमेंट बनते हैं। 5' to 3' फिर जितना ओपन हुआ 5' to 3' तो इन न्यू सेगमेंट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओकाजाकी सेगमेंट। ओकाजाकी सेगमेंट। आगे स्टेटमेंट क्या दे रहा है? However, in his research laboratory, when Rishabh tried to generate multiple copies of a segment of DNA under in vitro condition, Okazaki fragments were not formed। जब ऋषभ ने उसी डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, मल्टीपल कॉपी बनाने के लिए इन विट्रो कंडीशन में उसको बनाई, मतलब तो ओकाजाकी सेगमेंट नहीं बने, ऑब्वियस नहीं बनेंगे। और जो मल्टीप्लाई करने के लिए टेक्निक उसने यूज की होगी वो कौन सी होगी? पीसीआर होगी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दिस नेम एंड डिस्क्राइब द टेक्निक यूज्ड बाय ऋषभ ने कौन सी टेक्निक यूज करी? पीसीआर। पीसीआर में कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप, डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन। और अभी हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में, डिटेल क्वेश्चन है फॉर जनरेटिंग मल्टीपल कॉपी ऑफ डीएनए अंडर इन विट्रो कंडीशन। सो हियर इज द आंसर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें कि पहला स्टेप डीनेचुरेशन है, 94 to 98 डिग्री सेल्सियस देते हैं, जिसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाते हैं। जो आपकी पेयरिंग होती है वो अलग अलग हो जाती है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या था आपका? एनीलिंग था, जिसमें कि टेम्परेचर को लोअर किया जाता है अराउंड 40 to 55 डिग्री सेल्सियस तक। तो यहाँ पे प्राइमर्स एड ऑन हो जाते हैं, स्टार्टिंग जो कराते हैं डीएनए डीएनए के नए फॉर्मेशन के लिए। एंड लास्ट स्टेप होता है एक्सटेंशन या इलॉन्गेशन, जहां पे डीएनए पॉलीमरेज नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता चला जाता है। ये एक्सटेंशन है, टेम्परेचर अराउंड 72 डिग्री के। तो यहाँ पे टेम्परेचर बस रेगुलेट होता रहता है, फिर दोनों डीएनए बने, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं, फिर बनता है। तो जितनी बार ये साइकिल रिपीट होती है, सपोज ये वाला एक्सटेंशन से नया 2 डीएनए मिल गया, एक ये मिला एक ये मिला, फिर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा? 91 to 90 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तो ये दोनों ही स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। तो हमें एक, अगर ये 5' है तो दूसरा 3' है, ये 3' होगा फिर 5' होगा, तो पूरा कंटिन्यूअस सिंथेसिस मिलती है इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर नो ओकाजाकी फ्रेगमेंट प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस? यहाँ पे आंसर है, ऋषभ डिड नॉट गेट ओकाजाकी फ्रेगमेंट बिकॉज इन हिज because his lab method copies the DNA smoothly and continuously, not in pieces by pieces, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, हाफ हाफ सेपरेट नहीं हो रहे होते हैं। ये प्रोसेस के बाद एक्स्ट्रा कुछ दिया गया, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पूरा 3 मार्क्स आपको पीसीआर वाले में मिल जाएंगे, और 2 मार्क्स आपका वाई नो ओवर ओकाजाकी फ्रेगमेंट उससे रिलेटेड, और 3 मार्क्स का तो ये स्टेप्स होंगे, 4 मार्क्स का आपका 1 मार्क्स होगा कौन सा ये प्रोसेस था। तो दिस इज ऑल अबाउट
CFQs। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और CFQs को डिस्कस करेंगे।